हरियाणा हेडलाइन देखने वाले सभी प्यारे दर्शकों को राहुल सैनी की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, राम राम। दोस्तों, 4 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए और हमने ग्राउंड लेवल की आपको रिपोर्ट दिखाई। उसमें हमने आपको हर अंदाज दिखा जो किसान यहाँ पर गर्मी और सर्दी जो सहन करके यहाँ पे बैठे हैं खुले आसमान के नीचे। यहाँ पे कुछ युवा साथी आए हुए, इनसे जान लेते हैं आंदोलन के बारे में भी और साथ में बिलों के बारे में भी, जो कि आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी ये बातें, जो कि ये भाई साहब आज आपको बताएंगे। सबसे पहले तो भाई धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब। और आप लोग कहाँ से आए हो, एक बार उसके बारे में अपनी डिटेल दो। मैं अपने गांव समसपुर खालसा से आया हूं। मेरा नाम राजेंद्र कौशिक है। तो जो इन कानूनों के बारे में सरकार के प्रवक्ता भी कह देते, सरकार भी कह देती कि इन कानूनों में काला क्या है, तो एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बताओ। मैं सबसे पहले तो भारत सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि इसमें सफ़ेद क्या है। सफ़ेद कौन सा कानून संसद में बैठ के बनाते हैं वो लोग। मैं सबसे पहले तो सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जो भूतपूर्व सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, और जो अब चल रही है बीजेपी सरकार चल रही है, तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि अपना कानून वो कौन सा बनाते हैं संसद में बैठ के। मैं भारत सरकार से भी पूछना चाहता हूं, और मैं नहीं, जनता भी पूछना चाहती है कि ऐसा कौन सा कानून बनाते हैं जो हमारे जनता के हित में, हमारे देश के हित में हो सके। ऐसा कौन सा कानून है? जैसे बीजेपी ने भी कानून बना दिया है। बीजेपी ये कह रही है कि यही कानून कांग्रेस सरकार 2011 या 12 में लेके आ रही थी। उस टाइम बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, आज कांग्रेस विरोध कर रही है। क्या इनकी एक दूसरे की साठगांठ है कि भाई हम कानून बनाएंगे, आप लागू करना, और जब आप पक्ष में हो गए, विपक्ष में हो गए, हम विरोध प्रदर्शन करेंगे? ऐसा क्या है कि जो जनता इसमें पिसती रहती है हर बार? देखो, अगर पार्टियों को देखा जाए तो ये दोनों पार्टियां ऐसी होती हैं कि हम आम नागरिक जो होता है वो पार्टियों के ऊपर लड़ पड़ता है। जो कांग्रेस के समर्थन में होता है वो अगर कांग्रेस की बातें करता है तो वो कांग्रेस के प्रति लड़ता है। जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन होता है उसके बारे में, उसकी बुराइयां अगर हम करते हैं तो उसके बारे में वो लड़ पड़ता है। मेन क्या बात है कि ये बाहर दिखाने वाले कुछ अलग चेहरे होते हैं, और अंदर जो है इनका पार्लियामेंट में, संसद में जो इनका चेहरा होता है वो एक हो जाता है। एक थाली के, यानी कि बात कहने की भाई, एक थाली के चट्टे बट्टे दोनों सरकार है। मैं न तो कांग्रेस सरकार को अच्छा मानता और न भाजपा को जनता मानता। ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें सारे के सारे टोटल के टोटल सारे के सारे ख़राब हैं। इसमें से कुछ लोग अच्छे भी हैं। तो मैं एक जानकारी आपको और देना चाहता हूँ। कैसी जानकारी देना चाहता हूँ? जैसे कि हमारा सभी का ध्येय है कि हमारी जो गौ माता है उसका कत्ल बंद कर दिया जाए, कत्ल खाने को बंद कर दिया जाए। तो ये हमारी सदिच्छा है। मगर गाय का कत्ल चलता रहे, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो समझना ज़रूरी है। ये एक ऐसा षड्यंत्र रचा हुआ है अंदर ही अंदर, जिसको हमें समझना ज़रूरी है। वो क्या समझना ज़रूरी है? संसद में इसकी काफ़ी बार बहस हो चुकी है गौरक्षा के बारे में। एक बार क्या हुआ, संसद में सारे सांसद बोल रहे थे कि गाय का कत्ल बंद हो जाना चाहिए। मुस्लिम सांसद, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, जो मुस्लिम सांसद थे एक तरफ बैठे थे, उसमें जो मुस्लिम सांसद थे GM बैनातवाला ने कहा खड़ा होके कि गाय का कत्ल बंद हो जाना चाहिए। अगर ये बिल पास होता है तो सबसे पहला जो वोट है गौरक्षा के समर्थन में वो मैं देता हूँ। तो इसमें क्या हुआ, जितने भी हमारे मुस्लिम सांसद थे वे खड़े होकर कहने लगे इसमें हमारी कोई भी आपत्ति नहीं है, आप कानून बनाइए। तभी एक महिला खड़ी हुई, तभी उसमें सांसद में एक महिला खड़ी हुई। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सुश्री ममता बनर्जी, जो आज बंगाल की मुख्यमंत्री, आज जो, हाँ, बंगाल में जो अपने आप को ये घोषित करना चाहती है कि मैं इस बंगाल की रक्षा करना चाहती हूँ, बंगाल के नागरिकों के लिए, बंगाल की जनता के लिए मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उस ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसने कहा, इसको ध्यान से सुनना, कि गाय का मांस खाना तो मेरा मौलिक अधिकार है। गाय का मांस खाना तो मेरा मौलिक अधिकार है। उसका क्या होगा? और ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन को कोट करके बोला, कोई कसाई गाय का कत्ल करता है तो उसके मौलिक अधिकार का क्या होगा? ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट को कोट करके बोला कि जो गाय का कत्ल करता है कसाई, उसके मौलिक अधिकार का क्या होगा। और फिर ये मामला यहीं अटक गया। जो गाय का जो मामला था वो यहीं की यहीं अटक गया।
तो मामला कहाँ होते होते फिर फिसल गया। इसी तरह से एक बार और हुआ, हमारी संसद में सब हो जाना चाहिए, ये बिल पास हो जाना चाहिए, मगर क्या हुआ, एक महामहिम भारत देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े हुए जिसका नाम जीजी श्वेल, जो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुके थे जीजी श्वेल, वो खड़े हुए कि गाय का मांस मैं खाता हूँ, मेरा क्या होगा। फिर राजीव दीक्षित भाई ने पूछा कि आप गाय का मांस खाते हो तो खाइए, मगर गाय के कत्ल खाते तो कत्ल खाने जो हैं वो तो बंद करा दीजिए। आप गाय का मांस खाते हो तो अपने घर में खाइए, आपके बीवी बच्चों को पता चलेगा, मोहल्ले को पता चलेगा, गांव को पता चलेगा कि आपका करैक्टर कैसा है, आप कैसे लोग हो, सभी को पता चलेगा। गाय के कत्ल खाने तो बंद हो जाने चाहिए, इसके समर्थन में तो आप कह सकते हो, लेकिन नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, वो वहीं की वहीं मामला अटक गया। तो राजीव भाई ने जब ये गाय का मांस खाने से इसका उसके बारे में पूछा तो उसमें क्या हुआ कि आपके बीवी देखेंगे, बच्चे देखेंगे, जनता देखेगी। ऐसे आदमी जो होते हैं, ऐसे आदमी भारत का राष्ट्रपति बनने का सपना लेते हैं, ऐसे आदमी भारत का राष्ट्रपति बनने का सपना लेते हैं। ऐसे ही बहुत बार गौ रक्षा का प्रश्न उठा और किसी न किसी कारण रोक दिया गया। फिर एक बार अटल बिहारी वाजपेयी संसद में सवेरे सवेरे लोकसभा में एक विधेयक लेकर आए और शाम को उसको वापस ले लिया। उसको वापस क्यों ले लिया, उसको बड़े ध्यान से सुनना। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देने वाली दो बड़ी पार्टियाँ थी, जिसका नाम था तेलुगु देशम और दूसरी का नाम था तृणमूल कांग्रेस। इन दोनों ने कहा अगर ये विधेयक आएगा और बहस होगी पार्लियामेंट में तो अभी हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान दिया लोकसभा में। जब वो बाहर आई तो एक पत्रकार ने कहा आप ऐसा क्यों बोल रही हो, ये मामला तो बहुत दिनों से अटका हुआ है, इसको क्यों नहीं पास हो जाने देती, हो जाने दो। तो ममता बनर्जी कहती है गाय का मांस खाना तो मेरा मौलिक अधिकार है। अब दूसरी तरफ से जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ऐसी ही एक पार्टी है तेलुगु देशम, उसका जो मुख्य है चंद्रबाबू नायडू, उसने हैदराबाद में बयान दिया अगर सरकार ने गौ हत्या का बिल पारित कराया, अगर सरकार ने गौ हत्या का बिल पारित कराया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो हुआ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार बचाने के चक्कर में जो बिल सुबह लेकर आए थे उसको शाम को बिना बहस किए हुए वापस चले गए। तो ऐसे हमारे देश में हम जिनको चुनते हैं कि हमारे ये देश के रक्षक है, लेकिन हम बाद में वो भूल जाते हैं, लेकिन वो देश के भक्षक होते हैं। तो क्या आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हो साथ में? मैं सामाजिक कार्यकर्ता इसलिए हूँ कि मैं जो बातें पार्लियामेंट में होती हैं, पार्लियामेंट में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लालछन लगाए जाते हैं, एक दूसरे पे गाली गलौज की जाती है, एक दूसरे पे जूते बरसाए जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ, ये बड़े हंसने की और गूढ़ रहस्य की बात है कि जो ऐसे आदमी होते हैं, क्या वो आदमी हमारे देश को चला सकते हैं? जो आदमी गाली गलौज करता है, ये मन बुद्धि के काम होते हैं। और वही मन बुद्धि के आदमी जिनको हम चुन के भेजते हैं पार्लियामेंट में और संसद में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि तुम्हारा 80 कोटी स्विट्ज़रलैंड में है, स्विस बैंकों में, तुम्हारा 90 कोटी है, तुम्हारा 1 कोटी है, ये एक दूसरे पे लालछन लगाते हैं। इनको देश की कोई चिंता नहीं है, इनको जनता, हमारे देश की जनता के बारे में कोई भी आज तक किसी भी प्रावधान से, किसी भी तरह से अगर ये देश से जुड़े हुए हैं तो मैं ये नहीं मानता कि हमारे देश से जुड़े हुए हैं। अभी आपने काले धन की बात करी, बाबा रामदेव भी काफ़ी प्रदर्शन करते थे पहले, क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? बाबा रामदेव जी को मैं तो ये मानता हूँ कि जो उनका ट्वीट्स भी वायरल हो रहे हैं। बाबा रामदेव जी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा रामदेव जी ने जो ये आंदोलन शुरू किया था विदेशी कंपनियों का, मैं सोचता हूँ कि बहुत अच्छा उन्होंने ये आंदोलन किया, लेकिन बीच में रोक दिया गया। ये मैं नहीं जानता कि बीच में उनको क्यों रोक दिया गया, लेकिन जो उन्होंने ये आंदोलन किया कि दूसरे देश की कंपनियां जब हमारे देश में आती है तो हमारे देश का कितना नुकसान है। आज जगह जगह पर बैनर लगाए जाते हैं कि हमारा देश, हमने हिंदुस्तान में
हमारे देश की जनता के लिए ये किया वो किया, बस बंद। तो अब 6-7 साल से उनका कोई प्रदर्शन नहीं है, काले धन के बारे में कुछ कहते नहीं। पहले कहते थे कि पेट्रोल 30 से 35 रुपये लीटर हो जाएगा, डीजल के बारे में उन्होंने बयान दिया, और साथ में उन्होंने कहा भी अगर काला धन वापसी आ जाता है तो इतने गांव जगमग हो जाए। उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी थी, लेकिन आजकल वो उस बयान पे अगर कोई मीडिया वाला पूछता है तो कोई जवाब सा ठोस नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्या कारण है कि भी सरकार बदल गई तो उनके भी विचार बदल गए? सरकार बदल नहीं गई, क्योंकि सरकार वही काम करती है जो प्रोटोकॉल है। एक बार की मैं बात बताता हूँ सरकार की। जब प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और हमारे जो राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम थे, तो उनको राजीव दीक्षित भाई ने एक पत्र लिखा उनको कि जो हमारे देश में हार्ट अटैक जैसी बीमारी चल रही है, हमारे जवान बच्चों को भी हो जाती है, जवान उम्र में भी हो जाती है, तो ऐसी अगर गोल्डन एज में ये बीमारी हो जाती है तो इसमें इतना पैसा लगता है और कोई वो भी नहीं रहता कि बचेगा या नहीं बचेगा। तो इसमें जो स्टंट डाला जाता है ये इतना महंगा डाला जाता है, 35,000 से लेके और 1-1.5 लाख रुपए तक का स्टंट डाला जाता है। तो उसने राजीव भाई दीक्षित ने उनको पत्र लिखा, तो उन्होंने कहा कि आप तो DRD में भी काम कर चुके हो, हमारे देश के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया, जो मिसाइल बनाई, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, तो मैं तो उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ। तो जब उन्होंने अथक प्रयासों के बाद में पुणे में जब इन्होंने एक स्टंट तैयार किया, 10 रुपये की लागत से और 20 रुपये की लागत तक का एक स्टंट तैयार किया हमारे देश के नागरिकों के लिए, हमारे देश के लिए, तो उस समय पे क्या हुआ कि जब इन्होंने ये स्टंट तैयार किया और प्रधानमंत्री के सामने रखा तो उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया और अमेरिका की कंपनी से समझौता कर लिया। जो अमेरिका की कंपनी, यूरोप की कंपनी जो ये स्टंट तैयार करती है, तो दूसरे देशों से ये स्टंट हमारे जनता में, जिसको अगर ये बीमारी होती है तो उसके अंदर वो स्टंट डाला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार इस जनता को मार रही है या सुविधा दे रही है? जब जो चीज़ हमारे देश के साइंटिस्ट ने, जिस देश के राष्ट्रपति ने ये चीज़ बनाई, 10 रुपये की लागत से 20 रुपये की लागत तक की ये चीज़ जो बनाई, उस प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को ठुकरा के और अमेरिका की कंपनी से समझौता कर लिया। तो मैं उस सरकार से यही पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आप यहाँ किसान आंदोलन में आए हुए, कुछ बातें किसानों के लिए कर ली जाएं। जो ये बिल आए हैं, तीनों बिल, इससे किसान को क्या फ़ायदा होगा और इसके क्या नुकसान होंगे आगे आने वाले समय के लिए? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने भाइयों से कि मीडिया वाले भी पूछते हैं कि काले बिल क्या है, जो ये बिल पारित हुए हैं, ये क्या बिल है, कौन से बिल है, क्या है, इनका क्या प्रावधान है। तो इसमें एक मैं बहुत ही इतनी तो ज़्यादा मैं जानकारी इसके बारे में नहीं दे पाऊँगा कि जो जितनी जानकारी मेरे को है मैं उतनी ही जानकारी बताना चाहूँगा। जो गैट नाम की संस्था है, जिसको हम WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, एक गैट करार जो है, इस गैट करार में गैट एक इंग्लिश का शब्द है जिसको बोला जाता है GATT, गैट, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना, टैरिफ का मतलब होता है दूसरे देशों से आने वाली चीज़ हमारे देश में उस पर टैक्स लगाना। तो इसमें कुल मिला के 28 अध्याय हैं। उस 28 अध्यायों में एक अध्याय हमारे किसानों के हित में है, एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जो ये एक अध्याय है। उस अध्याय को अगर हम इसमें पढ़ते हैं, इस अध्याय को अगर हम जानते हैं, जो भारत सरकार ने 1994 में इस पे साइन कर दिए और 1 जनवरी 2005 को ये हमारे देश में लागू कर दिया गया। हालांकि इसमें 1986 में एक कमेटी गठित की गई, जब अमेरिका का और यूरोप का दबाव पड़ा हमारे देश पे, तो इसमें एक कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी के महासचिव बनाए गए श्री इंद्र कुमार गुजराल। तो जब उन्होंने अध्ययन किया इस गैट करार का, तो अध्ययन करने के बाद भारत सरकार को कहने लगे कि ये हमारे देश के लिए बेकार है, इसको रद्द कर दिया जाए, इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं है।
न किसानों को बेनिफिट है, न व्यापारियों को बेनिफिट है, न उद्योगपतियों को बेनिफिट है। इसमें किसी चीज़ का बेनिफिट नहीं है। हम इसके वो नहीं बनेंगे, इसको रद्द कर दिया जाए। मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं भारत सरकार से ये भी पूछना चाहता हूँ, जो भूतपूर्व भारत सरकार है, मैं उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हुआ। उस समय पे जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उसके नेतृत्व में आके 1994 में इस पे साइन किए और हस्ताक्षर करने के बाद इस पे और 1 जनवरी 2005 को ये हमारे देश में लागू कर दिया। तो इसमें जितने भी कानून इसके दायरे में आते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे के सारे कानून काले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एग्रीमेंट कर चुके हैं। एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विषय का समझौता। इसमें कृषि से संबंधित जितनी भी बातें हैं उसमें सब चीज़ों का समझौता किया हुआ है। यानी कि बाहर से कंपनी आएंगी और बाहर से कंपनी आएंगी, वो बताएंगी कि ये बीज बोना है, और कंपनी ऐसा छल करेंगी इसके अंदर कि इसके अंदर एक पेटेंट एक्ट है जो 1970 में बनाया था। पेटेंट एक्ट का मतलब होता है अपना अधिकार, हम बीज से बीज को बना सकते हैं। तो इसमें पेटेंट एक्ट ख़त्म कर दिया है और ये पेटेंट एक्ट जो है कंपनी को दे दिया गया है। तो जो कंपनी पेटेंट एक्ट खरीदे बैठी है तो वो हिंदुस्तान में आएंगी, हमारे देश में आएंगी। और इसका मतलब क्या है? पेटेंट एक्ट का मतलब ये है कि कोई भी अगर हम बीज है, जैसे कोई भी बीज ले लो, तो उस बीज पे अगर कंपनी ने पेटेंट ले लिया है तो उसको दूसरी कंपनी नहीं बेच सकती। इस पेटेंट एक्ट का ये मतलब है। और इस पेटेंट एक्ट की अवधि कितनी है? 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल इसकी अवधि है। 20 साल तक वो कंपनी अपनी मनमानी करेगी। और वो कंपनी ऐसा बीज बनाने जा रही है, ऐसा बीज अपनी मार्केट में उतार रही है कि वो बीज अगर हम एक बार बोएंगे, अगर वो बीज हम एक बार बोएंगे तो दोबारा वो बीज से बीज नहीं बन सकता। वो एक ही बार बीज बोएगा, बाद में वो बीज नहीं बन सकता। ये एक ऐसा घटिया दस्तावेज़ है, एक ऐसा सत्यानाश करने वाला, इस देश में सत्यानाश करने वाला दस्तावेज़ है जिस पे साइन सरकार ने किए। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि भाई जो बिलों को वापसी नहीं ले रही लेकिन संशोधन के लिए तैयार है? और इतने समय हो गए सरकार से और किसानों की वार्ता भी नहीं हो रही, 2 महीने से ज़्यादा का भी समय हो गया। सरकार की इसमें मैं एक तरफ से ये मजबूरी लगाता हूँ कि जिसमें जो गैट करार में जो लिखा हुआ है, इसमें गैट करार में पैराग्राफ नंबर 4 पे क्या लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है। वैसे ये अंग्रेज़ी में दस्तावेज़ है, 576 पन्नों का दस्तावेज़ है ये, लेकिन मैं इसकी हिंदी बताना चाहता हूँ आपको। इसमें लिखा हुआ है कि आप अपने संसद में बैठकर जो भी कानून बनाते हो और वो कानून गैट का विरोधी है तो आपको वो अपना कानून बदलना पड़ेगा। गैट करार का कानून जो है वो लागू करना पड़ेगा। तो इसका मुख्य कारण एक ये है। तो आपको क्या लग रहा है, किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे और सरकार से कोई बातचीत भी नहीं हो पा रही है? कोई हल निकलेगा नहीं जब तक बातचीत नहीं हो पाएगी। हल तो देखो ऐसा होता है कि ऐसे कोई भी अगर हमने अपने कानून बनाए हैं, अगर वो हमारे देश के हित में नहीं है, जैसे कि मान लो घर में आपने कोई कानून बनाए और उस कानून से पूरा का पूरा परिवार जो है परेशान है। अगर परेशान है तो उस कानून को, अगर किसी बड़े ने वो कानून बनाए तो बदल देने चाहिए। अगर कानून नहीं बदलेंगे, अगर वो पूरा का पूरा परिवार जो है परेशान है, तो फिर ऐसे कानून का क्या फ़ायदा है? और हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो देश के हित में बात होती है, पार्टी से कोई जुड़ाव मत रखो, क्योंकि कोई भी पार्टी किसी को खाने को नहीं देती। खाने को देती है तो हम जो अपनी सर्विस करते हैं, अपनी खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट अपनी जॉब करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सरकारी जॉब करते हैं। तो कोई भी जो पार्टी है, कांग्रेस है या बीजेपी है, कोई भी खाने को नहीं देती। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अपने नौजवान साथियों को और अपनी देश की जनता को कि जितना भी हम देश से जुड़ते हैं उतना ही हम धर्म से जुड़ते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसान धर्म से जुड़ेगा वो शायद अच्छे ही काम करेगा। ये देखिए भाई साहब ने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देकर आपको बताया है। आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन प्रदीप दलाल के साथ राहुल सैनी की रिपोर्ट, टिकरी बॉर्डर से।